नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका की वापसी पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि राका अमेरिकी यान की सहायता से पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी पर लौटते ही उसने मार काट मचा दी और बहुत से लोगों को मार डाला। अब वह चल पड़ा चाचा चौधरी से बदला लेने, पर चाचा चौधरी ने अपनी चालाकी से उसे भूल भुलैया महल में फंसा दिया और राका की पी हुई अमरता की दवाई का तोड़ जानने के लिए साबू को लेकर निकल पड़े चक्रमाचार्य के गुरु वज्रदेव की तलाश में हिमालय के जंगलों की ओर। अब आगे साबू ने कहा, जंगल घना होता जा रहा है, आगे रास्ता दुश्वार है। चाचा चौधरी बोले, साबू चलते आओ, बिना मंजिल हासिल किए हम वापस नहीं लौट सकते। तभी एक शेर ने चाचा चौधरी पर हमला बोला। साबू ने कहा, चाचा जी बचो। यह सुनकर चाचा जी एक तरफ हट गए और बोले, ओह बाल बाल बचे। साबू ने शेर को पकड़ लिया और बोला, जंगली बिल्ली, तुमने चाचा पर हमला किया, तुम इसके लिए भारी कीमत चुकाने जा रही हो। मैं तुम्हें भींच कर मारने जा रहा हूँ। तभी घने जंगलों से आवाज़ आई, शेर को छोड़ दो। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया और बोला, शेर को छोड़ दो। चाचा चौधरी ने कहा, साबू शेर को नीचे रख दो। बूढ़ा बोला, जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। साबू ने कहा, आप कौन? बूढ़ा बोला, यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, मेरे घर में घुसपैठिए कहाँ से आए हैं? चाचा चौधरी ने सोचा, मुझे स्थिति को संभालना चाहिए और बोले, वैद्यराज चक्रमाचार्य मेरे मित्र थे, हम उनके गुरु श्री वज्रदेव को यहाँ ढूंढने आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, चक्रम के मित्र? तब तुम ठीक जगह पर पहुंच गए, मैं ही उसका गुरु हूँ। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़ और यहाँ प्रकृति की गोद में आकर बस जा, लेकिन वह नामाकूल चक्कर खा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? चाचा चौधरी ने कहा, लेकिन फिर भी आचार्य 350 साल से ज़्यादा जिए। वज्रदेव बोले, बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा। चाचा चौधरी ने कहा, छोटी उम्र? साबू बोला, बाबा आपकी आयु कितने साल की होगी? वज्रदेव ने कहा, पता नहीं, 1000 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अगर आदमी प्राकृतिक वातावरण में रहे तो लंबी उम्र जी सकता है। हमारे कौरव पांडवों में जो बल था वह आज कहाँ? शहर में फैक्ट्रियों का धुआं और ट्रक बसों का शोरगुल सारे वातावरण को दूषित कर रहा है। इंसान को बाहर से खाए जा रहा है। शहर के निवासियों को अंदर से द्वेष और ईर्ष्या खोखला किए जा रही है। ऐसी हालत में आदमी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? वज्रदेव ने साबू से कहा, तुम पहले शहरवासी हो जिसे मैं हृष्ट पुष्ट देख रहा हूँ। चाचा चौधरी बोले, बाबा साबू जुपिटर का प्राणी है, वह पृथ्वी पर आया था और यहीं का होकर रह गया। वज्रदेव ने कहा, खैर तुम यहाँ आने का अपना मकसद बताओ। चाचा चौधरी बोले, चक्रमाचार्य ने एक दवाई का आविष्कार किया था जिसे पीने से इंसान मौत से मुक्ति पा लेता है। वह अद्भुत दवाई एक खूंखार डाकू राका के हाथ लग गई। उसे पीकर उस दरिंदे ने संसार भर में त्राही त्राही मचा दी है। उस दवाई के असर को ख़त्म करने का नुस्खा चक्रमाचार्य के पास था या फिर आपके पास होगा। वज्रदेव बोले, हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उस दवाई के असर को ख़त्म कर सकती हैं और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों की प्रक्रिया करके दवा में परिवर्तित करने में कई वर्षों का समय चाहिए। चाचा चौधरी ने कहा, तब तक राका पूरे विश्व को खत्म कर चुका होगा, हमें उसे तुरंत रोकना है। साबू बोला, इससे तो चक्रमाचार्य ऐसी दवाई का आविष्कार ना करते तो अच्छा था। चाचा चौधरी ने कहा, साबू सब्र से काम लो, अभी हमने लड़ाई हारी नहीं है। चाचा चौधरी ने वज्रदेव से कहा, बाबा राका को एक आम आदमी की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है और चोट लगने पर उसे दर्द भी होता है। गर्ज की उसमें सारी प्रतिक्रिया होती है, सिर्फ वह मर नहीं सकता। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे अनंत काल तक के लिए सुला तो सकते हैं। वज्रदेव बोले, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वज्रदेव एक छोटे वृक्ष के पास गया और बोला, इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। यह फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो जब तक यह पेट में रहेगा वह आदमी सोया रहेगा। चाचा चौधरी ने वह फल ले लिया और बोले, और इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। साबू बोला, चाचा जी इस फल को आप परख तो लो। वज्रदेव ने कहा,
अगर तुम बाकी की उम्र स्वप्न देखते बिताना चाहो तो इसे खाकर देखो। चाचा चौधरी ने वह जंगली फल जेब में डाल लिया और बोले, साबू, हमें फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने की बजाय वापस चलना चाहिए। यह फल राका को अनंत काल तक सुला देगा, इसमें मुझे शक नहीं। साबू बोला, लेकिन अगर यह जंगली फल राका के पेट से किसी तरह बाहर आ गया तो वह फिर से उठ खड़ा होगा। चाचा चौधरी ने कहा, नहीं, यह फल पेट में जाते ही राका सो जाएगा। सोए हुए और मरे हुए आदमी में सिर्फ सांस का ही फर्क होता है। साबू बोला, लेकिन सोने के बाद भी हमारे अंदर की बहुत सी प्रतिक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जंगली फल को हजम कर गया तो? चाचा चौधरी ने जंगली फल जेब से निकाला और साबू की तरफ उछाल दिया और बोले, जरा हाथ से इसे तोड़ने की कोशिश करो। साबू ने जंगली फल को हाथ में लेकर दबाना चाहा और बोला, यह तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। चाचा चौधरी बोले, बस, जब तुम सचेतन इसे नहीं तोड़ सके तो सोया हुआ राका इसे क्या हजम करेगा। चाचा चौधरी ने कहा, हिमालय की अपार वन संपत्ति में से वज्रदेव ने यह हीरा हमें दिया है। जब तक यह राका के पेट में रहेगा वह सोया रहेगा। जब तक राका सोया रहेगा संसार सुख चैन से रहेगा। साबू बोला, मेरी समझ में आ गया, यह फल संभालिए। चलते चलते वह दोनों एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच गए। साबू ने कहा, अब क्या करें, आगे रास्ता खत्म है। चाचा चौधरी बोले, नीचे गहरी नदी बह रही है, कूद जाओ। और साबू जय बजरंगबली कहता हुआ नदी में कूद गया। गंगा नदी के किनारे पहुंचकर साबू बोला, चाचा जी, गंगा का पानी ठंडा और निर्मल है, थोड़ी देर नहा लूं? चाचा चौधरी बोले, नहीं, अगर उधर राका भूल भुलैया महल से निकल आया तो वह कई लोगों को खून से नहला देगा। उधर भूल भुलैया महल के पास। शफाकुद्दौला सोचने लगा, चाचा चौधरी ने ठीक कहा था कि आदमी जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है उसमें अक्ल उतनी कम होती है। राका अभी तक भूल भुलैया में फंसा पड़ा है। यह भी तो संभव है कि राका कभी भी बाहर आने का रास्ता न खोज सके। यदि ऐसा हो गया तो मेरा यह महल दरगाह की तरह पूजा जाएगा। शफाकुद्दौला बोला, बाहर आने के लिए यह एकमात्र दरवाज़ा जो खुला रहता है, इसे भी मैं बंद किए देता हूँ। उधर महल के अंदर राका धुएं से घिरा हुआ था। वह सोचने लगा, ओह, धुआं मेरी आंखों में भर गया है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। आंखें धुएं से बंद थी, फिर भी राका गुस्से में अंधाधुंध तलवार चलाता रहा। 2 दिन तक गुस्से में वह तोड़ फोड़ करता रहा और सोचने लगा, ओह, दीवार दिख नहीं रही पर मजबूत पत्थर की बनी है, इसे न मैं तोड़ पाऊंगा न तलवार। और घूमते घूमते आखिर तलवार का हाथ एक दरवाजे पर जा पड़ा। राका ने कहा, लगता है यह कोई दरवाज़ा है। राका उस दरवाजे से बाहर निकला और बोला, चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। राका बोला, कहाँ है वह चूहा जो मुझे उस महल में गुमराह करके आ गया था? शफाकुद्दौला डर गया। राका ने कहा, चाचा चौधरी और साबू कहाँ हैं? कई दिन तक मैं भूखा प्यासा उस इमारत में भटकता रहा। शफाकुद्दौला ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। राका बोला, झूठ, और यह कहकर उसने शफाकुद्दौला की गर्दन उड़ा दी। राका ने कहा, जब तक मैं उन्हें खत्म न कर दूं चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया वालों, ये तलवार तब तक तुम्हारे सिर काटती रहेगी जब तक तुम चाचा चौधरी और साबू को मेरे हवाले नहीं कर देते। राका का आतंक एक बार फिर फैलने लगा। उसने एक औरत को मुट्ठी में दबोच लिया। वह बोली, मुझे छोड़ दो। राका बोला, जब तक चाचा चौधरी का पता नहीं बताते तब तक यह कत्ले आम होता रहेगा। पुल गिराए जाने लगे, रेल पटरियों से उतरने लगी। राका जिधर से गुजरता गया लाशें बिछती चली गई। चाचा चौधरी की तलाश में वह सीमा पार करके पाकिस्तान भटक गया। पाकिस्तान के लोग डर कर भागने लगे। या खुदा, भागो! उसने पाकिस्तान में भी मार काट का सिलसिला जारी रखा और बोला, चाचा चौधरी लाओ। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बोले, यह हिंदुस्तान की हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। पहाड़नुमा इंसान यहाँ मार काट और बदअमनी फैलाने के लिए भेजा गया है, उसे बमों से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन राका को मारने के लिए निकल पड़ा। राका ने उसे देखा और बोला, कौवे। स्क्वाड्रन ने राका पर बमों से हमला किया, पर राका पर उन हमलों का कोई असर नहीं हुआ। पायलट सोचने लगा, या खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ? इतने खतरनाक बमों के बावजूद भी वह जिंदा है। उसने कहा,
शायद हमारे टारगेट ठीक नहीं बैठे। इस बार पूरा स्क्वाड्रन एक साथ अटैक करेगा। और उन्होंने फिर से राका पर बमों से अटैक किया। हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर था। इस हल्के के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया है। राका ने सोचा, इन कौवों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पायलट बोला, वह बड़ा आदमी अभी भी जिंदा है। फिर से अटैक। लेकिन राका ने जहाज के 2 टुकड़े कर दिए और जहाज आकर ज़मीन पर गिर गया। पाकिस्तानी कमांडर आया। राका ने कहा, चाचा चौधरी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। पाकिस्तानी कमांडर ने सोचा, तो यह बात है, यहाँ ताकत की नहीं डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। कमांडर ने राका से कहा, तुमको जिस आदमी की तलाश है उसकी बीवी को पकड़ लो, वह बीवी को छुड़ाने भागा आएगा। राका ने सोचा, इस आदमी ने तरकीब तो बहुत अच्छी बताई है। वह बोला, जनरल तुम इनाम के हकदार हो। कमांडर ने कहा, हमारे सिपाही तुम्हें वापस बॉर्डर पर छोड़ आएंगे। राका को वापस सरहद के पार पहुंचा दिया गया। पाकिस्तानी सिपाही सोचने लगा, मुसीबत टली, नहीं तो पता नहीं इस शैतान ने हमारे मुल्क का कितना नुकसान करना था। राका ने सोचा, बस अब आगे चाचा चौधरी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं है। चाचा चौधरी के घर पर पहुंचकर उसने चाची को देखा और सोचने लगा, मैं पहचानता हूँ, यही है वह। राका बोला, ए औरत, राका तुम्हें लेने आया है। चाची ने कहा, यह देखा है, इसने शहर के कई मजनुओं की खोपड़ियाँ पिलपिली कर दी हैं। राका बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब यह तलवार तुम्हारी गर्दन पर गिरने जा रही है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां पहुंच गए। साबू ने राका के ऊपर छलांग लगा दी और बोला, राका, तुमने चाची के साथ गुस्ताखी की। चाचा चौधरी बोले, हम ठीक समय पर पहुंच गए। साबू ने राका को एक जोरदार मुक्का मारा और बोला, बुज़दिल, जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते उन्हें कत्ल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाप का खाता पूरा हो चुका है। साबू को बहुत गुस्सा आया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। राका बोला, मुझे डर है कि कहीं तुम अपने ब्लड प्रेशर से ही न मर जाओ और मैं तुम्हें मारने के लुत्फ से ही वंचित रह जाऊं। साबू ने कहा, राका, तुम सिर्फ नादान असहाय लोगों को मारना सीखे हो। चाचा चौधरी बोले, और राका, हिटलर जैसे जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ था तुम जानते होंगे। राका ने कहा, बस मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है, मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने आ रही है। साबू ने कहा, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, और उसने राका को उठाकर पटक दिया। राका बोला, तुम्हारी ताकत का घमंड मुझे तोड़ना पड़ेगा। यह कहकर राका ने तलवार से साबू पर अटैक किया। साबू ने भी राका पर पलटवार किया। तभी चाचा जी बोले, साबू, फॉर्मूला नंबर 0009। साबू ने कहा, ठीक है। साबू ने राका का हाथ कस कर पकड़ लिया। राका बोला, छोड़ दो। साबू ने कहा, साबू की पकड़ आज तक कोई नहीं छुड़ा सका। ले, तेरा उधार तेरे ही सिक्कों में। यह कहकर साबू ने एक जोरदार मुक्का राका की ओर जड़ दिया। राका की तलवार गिरने पर साबू ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और पूरी ताकत से अपना दबाव डाला। राका कराह उठा। चाचा चौधरी ने सोचा, यही मौका है वज्रदेव के दिए फल का इस्तेमाल करने का, और चाचा चौधरी ने निशाना बांधकर जो निद्रा फल फेंका तो वह सीधा राका के मुंह में गया। राका बोला, ओह, मेरे मुंह में क्या गया? साबू ने कहा, रसगुल्ला। राका ने कहा, यह लाल पगड़ी वाला बहुत चालाक है। मेरे अंदर जो भी चीज़ गई है उसमें ज़रूर कोई कारस्तानी है। अब इसको मारना ज़्यादा ज़रूरी है। और राका ने तलवार से चाचा चौधरी पर अटैक किया। साबू बोला, अगर वज्रदेव के निद्रा फल का असर ना हुआ तो? चाचा चौधरी भागने लगे। राका बोला, कहाँ तक भागोगे? इस बार तुम मौत से नहीं बच सकते। भागते भागते चाचा चौधरी एक दीवार के पास आकर रुक गए। राका बोला, घिर गए, बस एक हाथ और काम तमाम। तभी राका को अचानक नींद आने लगी। वह बोला, नींद, प्यारी नींद, तू कहाँ थी? बरसों से नहीं सोया मैं। साबू बोला, सोया हुआ राका भी कम मुसीबत नहीं होगा, इसके खर्राटों का शोर तौबा तौबा। चाचा चौधरी ने कहा, लेकिन इसकी शैया नर्म समुद्र तल होगा। साबू, इसे फेंक आओ। साबू राका को लेकर समुद्र की तरफ चल दिया और बोला, इसके खर्राटों से मेरे कान बजने लग गए। और फिर साबू ने चिर निद्रा में लीन राका को समुद्र में उछाल दिया। राका समुद्र में जा गिरा।
सोया हुआ राका समुद्र में दूर तक तैरता रहा। एक दिन एक विशाल व्हेल मछली आई। उसने अपना मुंह खोला और राका को निगल लिया। व्हेल दूर दराज समुद्र की ओर चल दी। साबू ने कहा, चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निगल गया तो क्या वह मर जाएगा? चाचा चौधरी बोले, साबू, ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि राका मर नहीं सकता। उस बड़े जंतु के पेट में भी वह चिर निद्रा सोए रहेगा। अब तुम चाय पियो। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि साबू घड़े में चाय पीता है। यह थी चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।